हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपका स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 फाइनल ईयर की यूनिट है ये आपकी 5th सेमेस्टर की। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ऑलरेडी हो चुका है आपका, डायरेक्ट जो है वो सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आपका पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसको हम एक स्पेशली नाम देते हैं, इसके और में लिख सकते हैं सिंगल स्टेप बैरियर। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है आपका ये क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है भाई। तो क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है तो आपको जो पोस्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट में आते हैं जो वो आपको कवर होने चाहिए कि ये पोस्टुलेट्स होते हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक है, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों। ठीक है, तो पोटेंशियल स्टेप या फिर सिंगल स्टेप बैरियर का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, तरीके से स्टेप होता है ना, कैसे, लाइक दिस, इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। अब फिगर आपने बना दिया क्या सोच के, क्योंकि लिखा हुआ था सिंगल स्टेप बैरियर। सिंगल स्टेप बैरियर मतलब एक ही बैरियर है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो भी आपको पॉइंट दे रखा है ये है आपका x = 0 वाला पॉइंट। जब आप बात कर रहे हो इस रीजन की, तो ये जो रीजन है आपका, ये कौन सा रीजन है, ये आपका रीजन है x < 0 का। अगर इस रीजन की बात कर रहे हो तो ये वाला रीजन है आपका x < 0 वाला। ठीक है, अब जब भी हम < 0 की बात करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल आपका 0 है, यानी कि जो भी आपका फंक्शन है आप क्या कंसीडर करके चलेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि आपका फंक्शन किस तरीके का है। जब आप < 0 की बात कर रहे हो तो जो पोटेंशियल है वो आपका 0 है। इसके बाद अगर ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो आपका जो फंक्शन है वो आपका v0 है, यानी जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका v0। अब पोटेंशियल बैरियर या फिर सिंगल स्टेप बैरियर के अंदर आपके दो केस बनते हैं। दो केस में जो फर्स्ट स्टेप है आपका या जो फर्स्ट केस है वो आता है आपका E < v0। E < v0 का मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल इस स्टेप को क्रॉस करना चाहेगा उसकी जो एनर्जी है आपकी, वो जो ये वाला जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड जो भी केस आता है आपका वो आपका है E < v0, यानी कि जो पार्टिकल जो है इस पोटेंशियल को अगर क्रॉस कराना है हमें इस पोटेंशियल को, तो उसकी जो एनर्जी है ना वो कम है इस पोटेंशियल से। ठीक है, लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आपका कंप्लीट होगा E < v0 वाला केस है। अब आप सोच रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी अगर पोटेंशियल से ज़्यादा है तो वो क्या कर जाएगा, इजीली क्रॉस कर देगा उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स को अप्लाई करके बताना है कि यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो ये है आपका, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पर हम एक बार पार्टिकल बना लेते हैं कि कैसे मूव करेगा। जो भी पार्टिकल की एनर्जी < 0 है तो पार्टिकल आएगा, यानी कि पार्टिकल बैरियर को क्रॉस करके ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है अगर आप इसको क्लासिकली सोच रहे हैं तो ठीक है, पार्टिकल आया है, क्रॉस कर गया पोटेंशियल को, ट्रांसमिट हो गया सेकंड रीजन में। इसको आप ऐसा करो, इसको फर्स्ट रीजन मान लो, इसको सेकंड रीजन मान लो। ठीक है, अब जब भी आपका पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसको हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, और जो वो वेव फंक्शन है उसको हम बोल रहे हैं ψx। ठीक है, अब जो ये ψx है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिटेड की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या हो सकता है, अगर बेशक आपकी जो पार्टिकल की एनर्जी है वो < v0 है, इसके बाद भी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि पार्टिकल जो वो एक बार गया है, ठीक है, दूसरी पार्टिकल जब जा रहा है तो उसका जो वेव फंक्शन है वो मैंने कंसीडर कर लिया कि वो आपका e⁻kx, ये जो है भाई वेव को रिप्रेजेंट करने का, वेव पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल फंक्शन है।
पॉसिबिलिटी क्या है कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए। रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तो उसको हमने मान लिया बी ई की पावर आयोटा के एक्स। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो क्या कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए दूसरे रीजन में, ठीक है, उसको हम सी या फिर डी वेव फंक्शन जो है वो कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जो मेन बात है वो हमारी क्या है, यहाँ पर जब भी आप फर्स्ट रीजन में है या फिर सेकंड रीजन में है, ये जो है आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंसिडेंट वेव, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव, और यहाँ पर जो हम शो करेंगे वो कौन सी वेव होगी, आपकी ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है, रिजल्ट ये ऐसा रिफ्लेक्शन क्यों दिखाया है हमने, बिल्कुल लास्ट में आएगा आपके रिजल्ट में। और एक मेन बात और यहाँ पर, जब भी आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको इस टॉपिक के 3-4 पेज दिए हुए हैं, उसको देखकर हम ये सोच रहे हैं कि काफ़ी लंबा टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाली सिचुएशन समझ में आनी चाहिए जो कि क्लियरली हमें पता है कि लेस देन, अगर हम बात कर रहे हैं x लेस देन 0 की, तो पोटेंशियल आपका 0 है, यानी कि पोटेंशियल वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद ग्रेटर देन की बात कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल वहाँ पर V0 दे रखा है। अब क्वांटम मैकेनिक्स की जब भी बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी इक्वेशन लिखेंगे जो कि वेल नोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट रीजन के लिए इक्वेशन को लिख रही हूँ तो वो आप कैसे लिखते हो, दैट इज योर डी साई अपॉन डी एक्स प्लस 2m e माइनस V0 h कट स्केयर आपका नीचे आएगा, यहाँ पर भी आपका फंक्शन आएगा इक्वल्स टू ई साई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है कई तरीके से लिख सकते हो आप इसको। एक्चुअल ये जो इक्वेशन है वो मैंने मॉडिफाई करके लिखी है। इन एक्चुअल आपकी इक्वेशन क्या होती है, h कट स्केयर बाय 2m डेल स्केयर फाई प्लस V0 इंटू में ई साई, लेकिन ये ई साई मैंने यहाँ अरेंज कर दिया तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आप रीजन फर्स्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0 है, ठीक है। तो पोटेंशियल को 0 पुट करो, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एक्स स्केयर प्लस 2m h कट स्केयर, पोटेंशियल को 0 पुट करते ही क्या हो जाएगा, 0, ये यानी कि आपकी इक्वेशन नंबर बन गई ये फर्स्ट। काफ़ी लंबा टॉपिक होगा तो जो स्टेप्स हैं या फिर जो इक्वेशन है वो हम लिखते चलेंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन में आपकी ये वाली इक्वेशन बनेगी जिसको मैंने नाम दे दिया सेकंड। और ध्यान रहे आपको, यहाँ पर जो एनर्जी है ग्रेटर देन V0 वाला केस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है E अगर ग्रेटर देन V0 है तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, रियल आएगी, इसका मतलब है ये पॉजिटिव आएगी। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये वाली जो इक्वेशन है या फिर ये वाली जो टर्म है, इसको मैंने नाम दिया है भाई डी साई डी एक्स स्केयर प्लस k1 साई इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन में डी साई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस इसको मैंने नाम दिया है k2, ये क्या है आपका साई इक्वल्स टू 0। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म आप मैथ्स में पढ़ते हैं कैसे, अगर आप इसकी एनालॉजी करें, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव मैथ्स में पढ़ते हैं हम, कि ये आपका डी स्क्वायर लिख सकते हो इसको, ये साई है, इसको आपने क्या लिख दिया 1, यानी कि इसकी एनालॉजी अगर आप कर रहे हैं तो ये आएगा आपका k1। अब इसके लिए जो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअल क्या है, ये इक्वेशन है और इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो अंडरस्टूड है, आपको पता होता है कितना आएगा। अब ये नहीं बता सकते भाई हम यहाँ पर एक ही टॉपिक के अंदर कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पर कैसे लिखा गया है, क्योंकि ये टर्म्स मैथ की टर्म है, हम क्वांटम में टॉपिक कर रहे हैं तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक है, आप सर्च कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप लिखेंगे तो आपका जो साई है वो किसके बराबर आएगा, किसका है, मतलब फंक्शन क्या कौन सा है आपका, साई है, तो साई आपका किसके बराबर आएगा सॉल्यूशन जब लिखोगे तो ई की पावर ए का मतलब है जो वेव जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वहाँ पर एम्पलीट्यूड है, ए ई की पावर आयटा एक्स प्लस बी
e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसको मैंने k1 लिखा है भाई, क्यों? क्योंकि जब हम दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, k2। तो इसका मतलब है आपको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा साई फंक्शन को, ठीक है। अब जो दूसरा वेव फंक्शन है, सेकंड रीजन के लिए जो वेव फंक्शन बनेगा आपका वो क्या बनेगा कि सेकंड रीजन में ये है, तो सेकंड रीजन में हम कंसीडर कर रहे हैं c e की पावर आयोटा k2x प्लस d। ये जो d है भाई a b c d, फिलहाल जो है इनकी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट है ये e की पावर k2x। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो भी आपने दो सॉल्यूशंस लिखे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट सॉल्यूशन तो फर्स्ट रीजन के लिए बिल्कुल करेक्ट है, a e की पावर आयोटा k1 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट वेव को। ये जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिफ्लेक्टेड वेव को। अब ध्यान से देखो, सेकंड रीजन के लिए ये आपकी इंसिडेंट है, ये करेक्ट है बिल्कुल सी। लेकिन क्या यहाँ पर कोई दूसरा स्टेप फंक्शन है, कोई स्टेप फंक्शन नहीं है जिसकी वजह से ये जो वेव है रिफ्लेक्ट होके आएगी, ऐसा कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये हमारी रहेगी, लेकिन ये जो टर्म है वो आपकी जीरो हो जाएगी। अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो हमारे पास अब तक हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देख के और सिचुएशन को देख के हमने जस्ट मैथमेटिकल वेव फंक्शन को लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो है ये दोनों वेव फंक्शन लिखे हुए हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि जो भी वेव फंक्शन आपने चूज़ किया है वो आपका फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कंडीशंस होती हैं किसके ऊपर, वेव फंक्शन के ऊपर। तो जो वो कंडीशंस हैं वो आप अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या होती हैं, अगर मैं बात करूं x इक्वल्स टू 0 पे, तो साई 1 और साई 2 बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे इस स्टेप के बाद बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। अगर आप बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हो, और वो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब भी आप डिसकॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आपका जो स्टेप फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, यहाँ पर वेव फंक्शन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो x इक्वल्स टू 0 पे अगर बात कर रहे हो तो वेव फंक्शन आपका सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन है और जो सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन है x इक्वल्स टू 0 पे लिखना है। अब ध्यान से लिखेंगे, अगर आप वेव फंक्शन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, x को 0 पुट करो, e की पावर 0 क्या आती है 1, e की पावर 0 क्या आती है 1। तो आपका यहाँ पर क्या बन गया, a प्लस बी आपका किसके बराबर बन गया, c के। क्यों, क्योंकि वेव फंक्शन सेकंड के ऊपर भी आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से आपको एक रिलेशन पता चल गया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जो वेव फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 0 साई 1 इक्वल्स टू साई 2 होना चाहिए, या फिर अगर मैं बात करूं डी साई अपॉन में dx, जो कि फर्स्ट रीजन में है वो आपका इक्वल होना चाहिए सेकंड रीजन में जो भी आपका डी साई अपॉन dx है, ये कब, x इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 0 पे जरूर बात कर रहा है वो, लेकिन आपको क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म का, तो क्या आएगी, आयोटा k1 यानी कि a e की पावर आयोटा k1 एज इट इज। अगर आयोटा k1x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, आयोटा k1। इसी तरीके से इस टर्म का करोगे तो भाई आएगा b माइनस आयोटा k1, ये b है आपका, एक्सपोनेंटली क्या है, आयोटा k1x। ये जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, इसका करोगे तो आएगा आयोटा k2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर प्लस आयोटा k2x सॉरी। अब 0x जहाँ पर भी है 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दे क्या हो जाएगा, ये जो है एक्सपोनेंट फंक्शन क्या बन गया 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस के b, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयोटा k1। तो आयोटा k1 को पहले ही बाहर लिख लो, बाहर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस लिखा है, ये बीच में प्लस था,
तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है माइनस आयोटा k1 को बाहर लिख देंगे, माइनस इसके साथ अरेंज हो गया। इसके बाद e की पावर माइनस k1x इक्वल्स टू आयोटा k2, ये आपका 0 बन गया और यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी टर्म c। अब क्या है, यहाँ से आपको रिलेशन तो पता चल गई। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 वेरिएबल है हमारे पास, कौन कौन से, सॉरी अगर हम बात कर रहे हैं इसको हम एक्चुअली ए बी सी को वेरिएबल नहीं बोलेंगे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो भी ए बी और सी हैं, एक्चुअल में तो ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है जो भी आपकी वेव है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एक तरीके से कांस्टेंट टर्म लेके चलो इनको। अब सी की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से पता है कितनी है, a प्लस बी, तो a प्लस बी को यहाँ पुट कर दो, कितनी आ गई a प्लस बी। अब यहाँ से क्या करो, किसी भी एक वैल्यू की टर्म में, यानी b की वैल्यू को निकालो a की टर्म में, ऐसा कर लेते हैं। तो b की वैल्यू को निकालोगे जब a की टर्म में, तो क्या आंसर आएगा आपका, आयोटा से आयोटा जो है वो कैंसिल कर दो, आंसर बनेगा आपका k1a माइनस k1b इक्वल्स टू k2a प्लस k2b। ठीक है, अब क्या करो, a वाली जो टर्म है उसको एक साथ रख लो, जो b वाली टर्म है उसको एक साथ रख लेते हैं। तो क्या किया हमने, b वाली जो टर्म है उसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा k1 माइनस k2a और इसके नीचे जब लिखोगे तो आएगा k1 प्लस k2। ये वैल्यू किसकी है आपकी, b की। ठीक है, अब b की वैल्यू पता चल गई आपको, b की वैल्यू पता चल गई तो b की वैल्यू को यहाँ पर उठाकर पुट कर दो, आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, c की वैल्यू पता चल जाएगी किसकी टर्म में, a की टर्म में, जो कि आपकी क्या आएगी, यहीं पे लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ पर है ना, एक बार के लिए सेपरेटली लिख लेते हैं a की b की वैल्यू। b की वैल्यू आई है आपकी इक्वल्स टू k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय में k1 प्लस k2 और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका a। ओके, अब c की वैल्यू पता करें, हम निकालेंगे c की वैल्यू कैसे निकालनी है, b की वैल्यू को जस्ट यहाँ उठा के पुट कर दोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर क्या आएगा, 2k1 डिवाइडेड बाय में k1 प्लस k2 और यहाँ पर आएगा आपका a। ये आपकी b और c की वैल्यू निकाल ली हमने किसकी टर्म में, a की टर्म में। ठीक है, अब तक क्या किया है, जो भी इक्वेशंस थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखा है जस्ट और बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया है, उसके बाद हमने b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स बना के चलेंगे अपने दिमाग में कि ये स्टेप ये है, तो हमें ये इजीली, मतलब टॉपिक बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लंबा है तो हम ये सोच लेते हैं कि ज़्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर करने में, लेकिन अगर हम एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं समझ के, तो ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के अंदर 8 मार्क्स में आता है। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड जो कंप्लीट है उसमें से क्वेश्चंस 4 मार्क्स का बनता ही नहीं है, 8 ही नंबर का क्वेश्चन बनेगा, चाहे हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें जो हो चुका है या फिर सेकंड की या थर्ड की। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वैसे तो जो ये आपने स्टेप फंक्शन बना रखा है ना, इसी को समझना है कि अगर एनर्जी ग्रेटर देन 0 थी तो पार्टिकल क्या होना चाहिए था, इजीली ट्रांसमिट हो जाना चाहिए था, तो ये रिफ्लेक्ट क्यों किया है। ठीक है, अब रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम कि ऐसा क्यों है। उससे पहले b और c की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, 2 डेफिनेशंस हैं आपकी। डेफिनेशंस क्या हैं, फर्स्ट आपको निकालना है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन करंट डेंसिटी क्या है, या फिर उसको आप रिफ्लेक्टिविटी भी बोलते हैं। आपको निकालना है, रिफ्लेक्टेंस बोल लो उसको, या फिर बोलेंगे उसको, यहाँ पर हम उसको ये बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को आप किससे डिनोट करोगे, R से। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो भी जितनी भी वेव आपकी रिफ्लेक्ट हुई है डिवाइडेड बाय में इंसिडेंट वेव। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव नहीं लिखेंगे, इसको हम करंट लिखेंगे, करंट डेंसिटी लिखेंगे, और नीचे क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी कौन सी बला का नाम आ गया, ये अगर आपने फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ रखी है भाई, तो आपको क्या है, करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है। करंट डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, एक्चुअली है ना, वो
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं उसको, या फिर इसको ये भी बोलते हैं, वो निकाली कैसे जाती है? आपके पास h कट 2 आयोटा m साई स्टार, जो साई है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में साई एज इट इज जो भी स्टार लिया है उसका डिफरेंशिएशन, ये इस तरीके से करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब है ना, आपको वो निकलवाना क्या चाह रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी कि R क्या है, सेकंड थिंग कि T क्या है। T मतलब क्या है, यहाँ पर दो डेफिनेशन यूज हो रही है आपकी, फर्स्ट वन जिसमें R है और सेकंड जिसमें आपका T है। T का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव यानी कि ट्रांसमिटेड करंट, और नीचे क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, नीचे तो इंसिडेंट ही आएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, एक बार के लिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम में हम करेंगे, लेकिन क्या करो, इसी को सोचो एक बार के लिए, अगर मैं इंसिडेंट वेव की डेंसिटी निकालना चाह रही हूँ तो क्या आएगी, सोचो। यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पर साई स्टार लो, इसका एक बार के लिए सोचो, दिमाग में करेंगे इसको हम, कॉपी पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसको करने के लिए। ये जो है स्टार का मतलब क्या होता है, साई के ऊपर स्टार लगाने का मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी जहां पर भी आयोटा लिखा है वहां पर क्या लिख दो, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा लिख दिया मैंने यहाँ, सपोज लिख दिया मैंने माइनस के एक्स। अब क्या है, स्टार, ये तो मैंने स्टार की वैल्यू लिखी है। अब ये जो टर्म यहाँ पर लिखी हुई है भाई, यहाँ पर ए तो ऑलरेडी था, दूसरी बारी इसका जब डिफरेंशिएशन करके लिखोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका आयोटा के, ठीक है। और ऊपर क्या टर्म बची हुई है आपकी एक्चुअल में, e की पावर माइनस नहीं है, प्लस है। अब ध्यान से सोचो, इस टर्म को देखो, सिर्फ इस टर्म को जब तुम देख रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये जो किस चीज़ का है, माइनस का, ये किस चीज़ का है, प्लस का। तो इसका मतलब है ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि e की पावर 0 क्या होगा आपका 1। ये जो आयोटा के है वो क्या आ जाएगा आपका बाहर, आयोटा से आयोटा क्या होगा, कैंसिल। वैल्यू क्या बनेगी आपकी, h कट बाय में 2m, जो कि आपकी किसकी वैल्यू होती है, मोमेंटम की, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो करंट डेंसिटी है, अगर बात कर रहे हो कंबाइन अगर लिख रहे हो ना रीजन फर्स्ट के लिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको, क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ a आएगा, a स्क्वायर, उसका क्या लिखना है आपको, मैग्नीट्यूड माइनस में, इसके बाद b स्क्वायर, सिंपल यहाँ पर लिख दो p/m, ये आपकी क्या होती है, करंट डेंसिटी, ठीक है। ये तो आपने दोनों के लिए इकट्ठी लिख दी भाई। इसके बाद आप क्या करो, अगर आपसे पूछी जा रही है, अब हम थोड़ा डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि R फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे फाइंड आउट होगा, देखो, मैग्नीट्यूड है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन में कौन सी टर्म आई हुई है भाई, B वाली, यानी कि इसकी करंट डेंसिटी निकालोगे तो एक्चुअल में क्या आएगी। अब मैं फाइंड आउट कर रही हूँ आपका डायरेक्ट R, और R का मतलब क्या होता है आपका, ये जो आपने यहाँ से इस टर्म, इस वेव फंक्शन को लेकर जो करंट डेंसिटी निकालोगे वो कितनी आई है अभी b स्क्वायर, यहाँ पर क्या था p में m डिवाइडेड बाय में, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर p में m, ये तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो b का मतलब पता है आपको, वहाँ पर ऑलरेडी लिख रखी है मैंने वैल्यू, कितनी आएगी k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय में k1 प्लस k2, और यहाँ पर क्या है उसका, देखो पूरे के पूरे b का स्क्वायर है तो आपको इसका कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, नीचे भी क्या है a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो r है वो आपका कितना बच गया, k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय में k1 प्लस k2, ठीक है। अब इसी तरीके से t की वैल्यू जब निकालोगे तो वो क्या आएगी, दिखाई दे रहा है, जस्ट स्क्वायर किया है। तो टाइम बचाने के लिए एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन फर्स्ट टाइम करके देखेंगे क्या आएगा आपका 4k1 स्क्वायर k1 प्लस k2 स्क्वायर हो जाएगा इतना। r भी निकालना था, t भी निकालना था, निकाल दिया, ओके। ये r की वैल्यू को मैं यहाँ पर एक बार के लिए लिख रही हूँ भाई, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है।
ये आर की वैल्यू होगी आपकी, टी की वैल्यू अंडरस्टूड है इतनी आएगी। अब क्या है आर प्लस टी, जब दोनों करके देखोगे ना, और ये एक आपका रूल है प्रोबेबिलिटीज़ में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स आपकी कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटीज़ पे। और प्रोबेबिलिटीज़ में एक रूल होता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी 1 के इक्वल आती है, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो वो 0 नहीं होती है, 1 कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों का एडिशन आपका किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। इसका मतलब अगर ऐसा है, आप करके देख सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल करेक्ट किया है जो भी आपने कंडीशंस को अप्लाई किया है। अब ये अगर आपको पता है, अब तो पता चल गया, अगर एग्जाम में कोई और वेव फंक्शन लेके रिफ्लेक्शन पूछ लिया जाए तो टी आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, एक में से माइनस कर दो उसको तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका टॉपिक। अब एक बार के लिए रिजल्ट को देखते हैं, तो रिजल्ट जो है वो करने की कोशिश करते हैं। एक बार जैसे ये टी की वैल्यू को चेक कर लेंगे, वही ये शायद यहाँ पर K2B आएगा, सॉरी ये जो वैल्यू है ना टी की आपकी 4K1 K2 आएगी, इसको चेक कर लेंगे। जस्ट 1 में से माइनस करके लिखना है, कर सकते हो। अब रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट आपके दिमाग में क्या चल रहा है फिलहाल कि ग्रेटर देन 0 थी, क्लासिक अब तक है ना, आप क्लासिकली फिजिक्स पढ़ते आए हो तो आपके दिमाग में ये है अगर एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो पार्टिकल इजीली जो है वो क्रॉस कर जाना चाहिए था, रिफ्लेक्शन टर्म आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन क्यों आई है वो समझ रहे हैं हम, वो इसलिए आई है क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक क्या सोल्व करके किया है, क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी ये भी तो हो सकती है, रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है, ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली अगर आप लेस देन 0 की बात कर रहे हो तो रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें भी ट्रांसमिशन भी होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। अब यहाँ से आप ग्राफ बनाओ एक बार के लिए। ग्राफ आपको बनाना है K2/K1 के बीच में और रिफ्लेक्शन के बीच में, ठीक है। जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आएगा, लाइक दिस। यानी कहने का मतलब ये है, आप सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू को देखेंगे। r की वैल्यू क्या है, K1 माइनस K2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में K1 प्लस K2 का स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये वैल्यू किसके बीच में है, K2/K1 है ना, तो इसको क्या करो एक बार के लिए, इसको लिख लो, K1 से डिवाइड कर दो इस वैल्यू को, तो ये आएगा 1 K1 K2 और नीचे आएगा आपका 1 प्लस K2/K1। इसका क्या है, स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है। अब एक काम करते हैं, जो K2/K1 है उसकी वैल्यू को 0 पुट करो। सोचो दिमाग में, 0 पुट कर रहे हो K2/K1 की वैल्यू को, या फिर 0 मत पुट करो। आप ये कर लो कि जो K1 है ना वो K2 को अप्रोच कर रहा है। K1 K2 को अप्रोच करने का मतलब है बिल्कुल सिमिलर सी वैल्यू है, सिमिलर सी वैल्यू है तो आंसर क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन आपका आएगा, वो कितना लिख रखा है इसने, 1। अब जैसे जैसे आप इस वैल्यू को इंक्रीज करते चलोगे, सपोज कि आपने वैल्यू ज़्यादा ले ली और ज़्यादा वैल्यू ले रहे हो तो 1 में से ज़्यादा वैल्यू को घटाओगे तो क्या आएगी, वैल्यू कम आएगी। तो कम आएगी तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन है। अब आपने ये तो बोल दिया कि K1 K2 को अप्रोच कर रहा है, K1 अगर K2 को अप्रोच कर रहा है तो रिफ्लेक्शन आपका 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बार इसको ग्राफ को एक बार दोबारा देखेंगे। ग्राफ के अंदर क्या है, ग्राफ आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है, ग्राफ में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दो चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप K1 अप्रोचेस टू K2 ले लो और K1 K2 को 0 ले लो। K2 को 0 लेने का मतलब क्या है कि आप है ना रिफ्लेक्शन को दिखा ही नहीं रहे हो, इसका मतलब ये है। K2 को 0 लेने का मतलब है जो आपने यहाँ पर टर्म लिखी थी K2 को आप शो नहीं कर रहे हो। अब क्या करो, अगर आप K2 को K1 के इक्वल पुट कर रहे हो, यानी कि इक्वलेंस ले रहे हो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो रिफ्लेक्शन आपका क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर K2 को बिल्कुल ही 0 कर दोगे तो रिफ्लेक्शन कितना आएगा आपका, 1। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, जो K2 है आप उसको 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब आप K1 और K2 की वैल्यू आपकी क्या थी, 2m h कट E माइनस V0 ये थी,
और K2 की वैल्यू क्या थी आपकी, ये शायद K1 की वैल्यू थी 2mH कट E। दोनों वैल्यू को एक बार के लिए सोचो कि आपने बराबर पुट कर दिया। दोनों वैल्यू को अगर बराबर पुट कर रहे हो तो आंसर आपका क्या आएगा, बराबर पुट करके देख लेना, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, V नोट की वैल्यू बचेगी 0। ठीक है, अब V नोट की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन हमें पता है कि V नोट की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है। K2 वाली साइड में जो वैल्यू है आपकी पोटेंशियल की वो कुछ ना कुछ है, यानी कि जो कि आपकी V नोट है। ठीक है, अब अगर V नोट की वैल्यू 0 है, V नोट की वैल्यू आपकी 0 आई है, 0 आने का मतलब है अगर आपने K1 को K2 के अप्रोचेस लिया है तो वो आपकी 0 वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। लेकिन आपको तो ये अंडरस्टूड है कि जो रिफ्लेक्शन है आपका, रिफ्लेक्शन आ रहा है कौन से पॉइंट पे भी, इस पॉइंट के ऊपर भी आपका आ रहा है। अगर मान लो रिफ्लेक्शन V नोट पोटेंशियल 0 आ गया, V नोट पोटेंशियल 0 होने का मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल वो दे ही नहीं रहा है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर है। रिफ्लेक्शन 0 हो सकता है, कब हो सकता है कि अगर आपका ये पोटेंशियल है वो 0 हो जाए। ठीक है, एक बार रिजल्ट को कंसिडर दोबारा समझेंगे। अगर मान लो K1 K2 की वैल्यू बराबर है तो पोटेंशियल कितना है आपका 0। K1 K2 बराबर होने का मतलब क्या है और पोटेंशियल 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है, यानी कि रीजन फर्स्ट में भी पोटेंशियल सेम है और रीजन सेकंड में भी सेम है। अब सेम है तभी पॉसिबल हो सकता है कि जो ये हमने R की वैल्यू लिखी है वो 0 आए। तो इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल है तो रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला भाई, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर E आपका ग्रेटर देन V नोट भी है, उसके बाद भी आपका क्या आएगा, आपकी रिफ्लेक्शन भी आएगी और ट्रांसमिटेड वेव भी आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम E लेस देन अगर V नोट है तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है। क्लासिकली सबको पता है कि ये लगेगा आपको पार्टिकल जो है वो क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, क्रॉस करेगा, उसमें भी वो इस पोटेंशियल को पेनिट्रेट करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।